हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है आज हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं सिंचाई। अब देखो सिंचाई में क्या है, हम लेवल के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैं कंटेंट दूंगा वो नॉर्मल लेवल रहेगा, और बाद में और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं ऐड करूंगा, वो थोड़ा और लेवल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी करो तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, है ना। सबसे पहले हम नॉर्मल लेवल का मतलब है जहाँ से नॉर्मल सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं। एक और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सिंचाई टॉपिक है। अब सिंचाई में बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ा हाई लेवल भी पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिकों की चर्चा मैं एंड में करूँगा। स्टार्टिंग में हम जो आपके 11th और 12th की बुक में जो देते रखा है वो, फिर उसके बाद जो रेफरेंस बुक में देते रखा है वो सब साथ में हम पूरा सिंचाई के टॉपिक में कवर अप करेंगे। बात करते हैं सिंचाई की, और कि भाई सिंचाई क्या होती है। देखो सिंचाई क्या है, जैसे आपकी जो फसल है, उस फसल में जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए क्या है, ये आपकी जो है मृदा है। इस मृदा में आपने जो है फसल लगाई है। इस फसल की क्या है वृद्धि के लिए, किसके लिए भाई, इस फसल की वृद्धि के लिए ये क्या है मृदा। इस फसल की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी, मृदा में क्या है नमी बनाए रखने के लिए, नमी आवश्यक जो नमी है वो आवश्यक आर्द्रता जो है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से जो कृत्रिम रूप से जल देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। याद रखना है, सिंचाई क्या है, कृत्रिम रूप से जल। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो अब ये मत कह देना सर बरसात हो रही तो ये भी तो सिंचाई है, नहीं वो बरसात है, वो बरसात है। जब मैं आपको वाटर रिक्वायरमेंट जो है जल मान पढ़ाऊंगा तब अलग पढ़ाऊंगा, और एक होती है सिंचाई मान, इरिगेशन रिक्वायरमेंट, वो अलग होती है ना। ये याद रखें। तो यानी कि हम जो कृत्रिम रूप से जो जल दे रहे हैं, कृत्रिम रूप से जो हम पानी दे रहे हैं पौधे के लिए, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें पौधे की जो फसल है उसकी वृद्धि करानी है। तो वृद्धि के लिए जरूरी है मृदा में नमी का होना, मृदा में मॉइस्चर का होना जरूरी है। और मृदा में जो है नमी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम रूप से जल प्रदान करना पड़ेगा। तो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसी को एक भाषा शैली में हम लिख लेते हैं कि सिंचाई क्या है। वन बाई हम चले हुए हेडिंग डालें सिंचाई, सिंचाई की परिभाषा। वही सिंचाई क्या है उसको हम देखते हैं, साथ के साथ लिखेंगे पौधों की पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में, मृदा में आवश्यक नमी, मृदा में आवश्यक नमी प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रदान करने के उद्देश्य से, उद्देश्य से, है ना, आवश्यक जो है नमी जो है प्रदान करने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया, कृत्रिम रूप से जल देने की, जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब भाई, अब देखो एक नॉर्मल सी बात है कि भाई सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है। भाई सीधी सी बात है, सिंचाई क्यों चाहिए हमें। भाई पौधे की हमें बढ़वार लेनी है, वृद्धि लेनी है, पौधे को हमें सूखे से बचाना है, तो हमें सिंचाई करनी होगी। इसके अलावा जो है जो मृदा और वायुमंडल में जो है उचित नमी बनाए रखने के लिए भी हमें सिंचाई की जरूरत है। मृदा में उपस्थित जो लवण हैं, जो साल्ट हैं, उनको उदासीन करने के लिए भी हमें सिंचाई की जरूरत है, क्योंकि जो लवण लवण वाली जो भूमि है वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, फसल की बढ़वार को रोकती है। इसलिए जरूरी है कि जो लवणीय जो भूमि होती है, साल्टी जो सॉइल होती है, सैलाइन जो सॉइल होती है, उसमें हमें सिंचाई करना चाहिए। ये याद रखें आप।
तो उससे क्या होगा, जो मृदा की जो लवणता है वो नहीं होगी। इसके अलावा क्या है, और सिंचाई के क्या क्या प्रॉफिट हैं। इसके अलावा जैसे हल्की सी यदि आप सिंचाई करते हैं तो जो भू परिष्करण की जो क्रिया हैं, जैसे जुताई है ना, और भी जो बुवाई है, जो भू परिष्करण की जो क्रिया है वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है भू परिष्करण की क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा और क्या है, सिंचाई से जो लाभदायक जीवाणुओं को क्रियाशील करने के लिए, जो मृदा में जो लाभदायक जो जीवाणु हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा जल की, और उनके लिए मृदा में जो है नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे जीवाणुओं को क्रियाशील करने के लिए भी सिंचाई जरूरी होती है। इसके अलावा सिंचाई की बात करें तो हल्का जो पाला, यदि पाला पड़ रहा है तो आप हल्की सिंचाई कर दो। भाई पाला पड़ रहा है, सर्दियों में जैसे पाला पड़ रहा है, अब पाले से यदि आपको फसल को बचाना तो आप सिंचाई कर दो। होता है कि नहीं होता है, जैसे आप जो है फ्रिज में से बर्फ़ निकालो, तो बर्फ़ जो है हाथ से आप निकालने का प्रयास करते हो तो निकलती नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, नल के नीचे पानी में थोड़ी देर के लिए बर्फ़ को रख देते हो और बर्फ़ पे डल जाती है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, पानी का प्रभाव है। तो इसीलिए पाले से बचाव के लिए आप हल्की सी सिंचाई कर दो, ये याद रखें। इसके अलावा सिंचाई की और कहाँ आवश्यकता है, जैसे गेहूं में जो है नमी बना के रखनी पड़ती है। गेहूं की जब बुवाई आप करोगे ना तो नमी बनाए रखना जरूरी होता है, इसलिए गेहूं की बुवाई से पहले जो है सिंचाई करते हैं, बहुत फसलों में जो है सिंचाई करते हैं, जिसको हमारे आम भाषा में जो है परे करना कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, समझ रहे हो। तो ये आवश्यकताएं जो रहती हैं, हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप जो है आवश्यकताएं लिख लीजिए कि सिंचाई की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है। आखिर सिंचाई की आवश्यकता, हाँ यहाँ पर लिखें, सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता, कि भाई हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस लिए, कारण बताओ, है ना। तो पौधे की वृद्धि के लिए, सबसे पहले आप लिखेंगे पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए हमें जो है सिंचाई की जरूरत है। इसके अलावा सूखे से बचाव हेतु, सूखे से बचाव हेतु, यदि सूखे से बचाव करना है तो हमें जो है सिंचाई करनी होगी। इसके अलावा जो मृदा व वायुमंडल में उचित नमी बनाए रखने के लिए, क्या है, मृदा में भी और वायुमंडल में भी, मृदा व वायुमंडल में उचित नमी बनाए रखने हेतु, जितने भी मैंने बोले हैं वो सब लिखाऊंगा, आप लिखें साथ ही साथ। फिर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्वेश्चन, जो यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, मृदा में उपस्थित लवणों को उदासीन करने के लिए, क्या है चौथा पॉइंट, साथ ही साथ आप लिखें भैया ना, मृदा में उपस्थित लवणों, है ना, या हम कह सकते हैं सैलाइन सॉइल, लवणों को उदासीन करने हेतु, उदासीन करने हेतु। अब आपको पता है कि भाई जो सैलाइन सॉइल रहती है उसमें हम सिंचाई करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि लीचिन द्वारा, कौन सी क्रिया होती है भाई, लीचिन क्रिया होती है। सिंचाई करने से क्या होता है, सिंचाई करने से, है ना, सिंचाई से आप क्या करोगे, जो लवण वाली जो भूमि है, ऐसी भूमि जहाँ पर जो है साल्ट है, लवण है, उस भूमि में यदि आपने सिंचाई की है तो सिंचाई से क्या होगा, लीचिन की क्रिया होगी, क्या होगा लाड़ लो, लीचिन की क्रिया। लीचिन का मतलब क्या होता है, मृदा जल के साथ, जो मृदा में जो आपने जल दिया है उसके साथ जो लवण होते हैं, घुलनशील जो लवण होते हैं, उनका ऊपरी सतह से नीचे चले जाना। और आपको पता है कि सैलाइन सॉल्ट जो लवण रहते हैं वो घुलनशील होते हैं पानी में, इसलिए वो नीचे चले जाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलिए ये आपको ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और उसके अलावा जो है भू परिष्करण, भू परिष्करण, भू परिष्करण जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिलेज कहते हैं। इसके पिता में जो है, टिलेज के पिता में कौन है, जैथरो टुल हैं।
तो भूपरिष्करण भूपरिष्करण यंत्रों को सफलता से प्रयोग करने के लिए सफलता से प्रयोग करने के लिए भाई सीधी सी बात है। भूपरिष्करण मतलब मिट्टी पर जो है आप कुछ कार्य कर रहे हो। अब आपने सिंचाई कर दी तो मिट्टी आपकी मुलायम रहेगी, मिट्टी तो आराम से आप जो है जो भी कृषण क्रियाएं हैं वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है और सिंचाई क्यों आवश्यक है? लाभदायक सूक्ष्म जीवों को क्रियाशील लाभदायक सूक्ष्म जीवों को क्रियाशील करने के लिए हमें जरूरी होता है सिंचाई करना। फिर उसके बाद एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाले से बचाव हेतु हल्की सिंचाई। पाले से बचाव हेतु क्या करना है? हल्की सिंचाई करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। पाले से बचाव हेतु हल्की सिंचाई जो है ये पूछा भी गया है कि भाई यदि पाला पड़ रहा है तो पाले से आपको क्या करना है? बचाव करना है। तो इसके लिए आप हल्की सिंचाई कर दीजिए। ये आपका जो है पाले से बचाव जो है। इसके अलावा जो है पाले से बचाव के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का भी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और का भी यूज करते हैं भाई। सिंचाई का और क्या महत्व है? बुवाई से पहले खेत तैयार करने के लिए बुवाई से पहले खेत तैयार करने के लिए बुवाई से पहले खेत तैयार करने के लिए जरूरी होता है सिंचाई करना। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इस चीज़ को आप लिखें। चलिए लिखेंगे भाई, साथ के साथ नोट डाउन करें। चलो, अब एक सवाल आता है कि भाई पौधों को ऐसा जल की आवश्यकता क्या है? तो देखो पौधों को जल की आवश्यकता है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। भाई पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि पौधों में जो है प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है जल। और जल जो है कोश का विभाजन के लिए भी अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा पौधे को टर्जिड बनाने के लिए, टर्जिड का मतलब ये है कि पौधे को कोई नुकसान ना हो, उसकी जो सेल्स हैं वो रप्चर ना हो, उसके लिए भी जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल जरूरी है भाई, सीधी सी बात है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O मिलती है। H2O कहाँ से आती है? मृदा से आती है। CO2 कहाँ से आती है? वातावरण से आती है। तभी तो CO2 प्लस H2O मिलकर पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनता है। इसके अलावा लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए, और भाई पौधों में जल की आवश्यकता क्या होती है? बीजों के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन। भाई यदि जल नहीं उड़ा, नमी नहीं हो रही, आप बीज को बो दो, मृदा में नमी नहीं है, मृदा में जल नहीं है, मजाले जो बीज आपके अंकुरित हो जाएं, तो बीजों के अंकुरण के लिए भी पौधे को जो है जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जल की आवश्यकता क्या होती है? पोषक तत्व। जैसे जो जमीन में जो पोषक तत्व है ना वो जड़ लेती हैं, तो वो पोषक तत्वों के सम्मेलन के लिए, आवागमन के लिए जरूरी है जल का होना। यदि जल होगा तो अच्छे से आवागमन होगा, जाइलम अच्छे से काम करेगा पौधे का, समझ रहे हो? तो इसलिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस चलो लिखो इसको, हेड एंड डालें भाई, लिखें। इसको लिख लिया क्या आपने? फिर अब देखते हैं। अब एक सवाल आता है अगला, कि फसल में सिंचाई कब करें? एक एक देखो, तीन चीज मैं आपसे बोलूंगा, तीन चीज बोलूंगा अब मैं, है ना, कि फसलों में सिंचाई कब करें, किस अवस्था पर करें, कितनी करें। दो सवाल हैं। क्या है? एक तो है सिंचाई, जो फसल होती है, फसल में सिंचाई कब करें। ऐसे लिखें, फसलों में सिंचाई कब करें। भाई ऐसा थोड़ी कि भाई आज कर दी, फिर कल दूसरे दिन भी कर दी, फिर तीसरे दिन भी कर दी। ऐसे थोड़ी सिंचाई करनी है। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी है अपने को।
भाई आवश्यक है तो आप सिंचाई करो, सीधी सी बात है। तो देखो सिंचाई कब करें, तो देखो दो स्थितियों पर आप सिंचाई करनी है, इसका निर्धारण हम करते हैं। निर्धारण कि भाई सिंचाई कब करें, निर्धारण हेतु जो आपके एनसीईआरटी में देखिए रखा हुआ वो मैं पहले बताऊंगा। निर्धारण हेतु सबसे पहला तो पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर भाई सीधी सी बात है, पौधों के आधार पर जो है आप चेक करें। पौधों के आधार पर मैं बताऊंगा कई प्रकार के रहते हैं, पौधों के आधार पर कि पौधा मुरझाया हुआ है या कैसा है वो मैं बताऊंगा, इसमें काफ़ी सारे हैं। इसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। दूसरा मृदा में, दूसरा है और कब, मृदा नमी के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर भाई मृदा में ये चेक करना पड़ेगा कि मृदा में मॉइस्चर है, नमी है, पानी है कि नहीं है। यदि मृदा में पानी नहीं है तो सिंचाई करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल वे में हम दो पढ़ेंगे, बाद में जब हम सिंचाई वाले टॉपिक को जो है जो है इजी लेवल से मॉडरेट लेवल लेके जाऊंगा, तब मैं सिंचाई कब करें इसका भी एक पॉइंट हम जो है बात करेंगे IW और CPE के बारे में, वो हम अलग जो है हाई लेवल से बात करेंगे। अभी के लिए नॉर्मल लेवल में आप इतना ही याद रखें, फिर हम लेवल के अनुसार बात करेंगे, है ना। चलिए अब पौधों के आधार पर जो है, पौधों के आधार पर जैसे आप जो है पौधों के आधार पर जो है जल की मात्रा है, पत्तियों में जल की मात्रा है, पौधों की स्थिति है, इन सब के आधार पर जो है हमको क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। तो हेडिंग डालें आप पौधों के आधार पर। अब पौधों के आधार पर जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं पौधों के आधार पर क्या है। अब यहीं शॉर्ट में हम लिख लेंगे भाई पौधों के आधार पर क्या है। सबसे पहला पौधों की, है ना, भाई पौधों की पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, एक तो ये है भाई, इसमें क्या है, आप तो कुछ नहीं है, आप रोजमर्रा के जीवन में जैसे आप जाते हैं, आप फार्मर हो या आप जो है स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, आप भी खेत में चले जाया करो। ये देख लिया करो, क्या देख लिया करो भैया, प्रातःकाल या दोपहर के समय खेत में जाके आप पौधों का अवलोकन करें। और आप देख रहे हो कि लगातार आप 2-3 दिन जा रहे हो और आप देख रहे हो कि पत्तियां जो है मुरझाने लग गई हैं। यदि पत्तियां मुरझाने लग जाएं, आप समझ लेना सिंचाई करनी है ना। ऐसे ही, है ना, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, ऐसे ही पौधों में पौधों की पत्तियों का जल विभव, पौधों की पत्तियों का जल विभव या जल की मात्रा, है ना, पत्तियों में जल विभव या जल की मात्रा ज्ञात करके, भाई सीधी सी बात है, ये सबसे बेस्ट मेथड है कि भाई पत्तियों में जो है जल है कि नहीं है, जल विभव जो है कम तो नहीं हो गया है, जल विभव जो है जल की मात्रा कितनी है, इस चीज को मेजर कर जो है लीफ वाटर पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीफ वाटर पोटेंशियल, इस चीज के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। इसमें मैं लिखाऊंगा आगे जो है 1 बाई 1 में लिखाऊंगा। और क्या है भाई, और क्या है, पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, जो पत्तियों का जो टेम्परेचर है उसको माप कर, है ना, इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, लीफ का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है। और क्या भाई, पौधों के आधार पर, पौधों की क्रांतिक अवस्था, सिंचाई कब करें, पौधों की क्रांतिक अवस्था पर, क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्था पर। अब देखो वैज्ञानिकों के द्वारा पहले ही क्रिटिकल जो स्टेज हैं वो तय की गई हैं कि आपको इस स्टेज पर जल तो देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है किस पौधे की जो है, कुछ फसल की जो है क्रांतिक अवस्था क्या होती है। आप ये नोट डाउन करें। एक और है सूचक पौधों को जो है लगाकर, है ना,
सूचक पौधों को, एट और है, सूचक पौधे लगाकर। आप क्या है, फसल के साथ सूचक पौधे लगा दो। सूचक पौधे मतलब ऐसे इंडिकेटर प्लांट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेटर प्लांट। और ये इंडिकेटर प्लांट जो हैं क्या करेंगे, पानी की जो कमी है उसको ये शो कर देते हैं, पता चल जाता है, इनको देख कर ही पता लगाया जा सकता है कि पानी की कमी आ चुकी है। ये आपको ध्यान रखें। और मृदा नमी के आधार पर भी हम देखेंगे कि मृदा नमी भाई सॉइल में जो है, जो मृदा है, मृदा में जो है नमी यदि कम है तो ऑब्वियसली बात है, जब मृदा में नमी कम हो जाएगी तो भाई सीधी सी बात है अपने को जो है सिंचाई करनी है। अब मृदा में जो है नमी के आधार पर इसकी जो है विधियाँ हैं, बहुत सारी इसकी विधियाँ हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि भाई मृदा नमी की जो है, मृदा में जो नमी है उसको ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है IW और CP, उसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी जो नॉर्मल लेवल है आपके जो है नॉर्मल एग्जाम का लेवल है उसके अनुसार पहले करेंगे, फिर हाई लेवल पर जाएंगे। तो आप ये लिखें। फिर हम देखते हैं पौधों के आधार पर जो है 1 बाई 1 हम देखते हैं भाई। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें भाई, पौधों के आधार पर। सिंचाई कब करें, पौधों के आधार पर। पौधों के आधार में सबसे जो है पहली आप हेडिंग डालिए, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। अब इसमें कुछ नहीं है, आप सुबह शाम जो है प्रातःकाल जो है अवलोकन करें, और आप जो है सुबह खेत में जाकर रोजाना आप अवलोकन करें। यदि यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, लिख ले भाई, यदि प्रातःकाल, प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार, 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां, 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां मुरझाई, है ना, मुरझाई हुई दिखाई दें, दिखाई दें, मुरझाई हुई दिखाई दें, तो सिंचाई करना आवश्यक है। तो सिंचाई करना आवश्यक है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब आप रोजाना जा रहे हो, प्रातः जा रहे हो, आपने देखा भैया पत्तियां मुरझाई हुई हैं, तो आप ध्यान रखें सिंचाई करना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा है, दूसरा क्या बताया था भाई मैंने, पत्तियों में, पत्तियों का जल विभव या जल मात्रा, जल की मात्रा मापकर, जल की मात्रा, सॉरी मात्रा जो है मापकर भी हम जो है इस चीज़ को बता सकते हैं भाई, पत्तियों का जल विभव मापकर जो है, पत्तियों में कितना जल है इस चीज़ को मेजर कर कर, है ना, याद रखें। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जल विभव या जल की मात्रा हम डायरेक्ट वे में जो है ज्ञात कर रहे हैं। यह विधि सिद्धांत रूप से सबसे उपयुक्त है। में लिखें सबसे, कैसे लिखें, यह विधि, यह विधि सिद्धांत रूप में सबसे उपयुक्त है। यह विधि सिद्धांत रूप में सबसे उपयुक्त है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, तीसरा क्या था, तीसरा था पत्तियों का, पत्तियों का तापमान मापकर। अब क्या होता है इसमें, पत्तियों का तापमान मापकर, लीफ टेम्परेचर मापकर। इसमें थोड़ा सा समझिए कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे जो पौधा है, सोचो पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पानी की कमी हो रही है, तो इससे क्या होगा, जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर जो रंध्र हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा जो कहते हैं रंध्र, रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद होना प्रारंभ हो जाएंगे, है ना,
भाई सीधी सी बात है, जो पानी की कमी हो रही है तो रंध्र, ऑब्वियसली बात है, रंध्रों से क्या हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया हो रही है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, आंशिक रूप से पूर्णतः बंद हो जाते हैं। अब यदि बंद हो रहा तो क्या हो रहा, जो बाष्पोत्सर्जन हो रहा है वो नहीं हो रहा, बाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा, कम हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है। जो ट्रांसपायरेशन है, जो है ट्रांसपायरेशन क्या है, जल का ह्रास ही तो होता है, जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से पत्तियों से जल जो है निकलना, इसके द्वारा रंध्रों के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन होता है। जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाएगा, और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर क्या हो रहा पत्ती का। भाई एक तो आप देखो, जब जब पानी आ रहा था, तो पत्ती का तापमान जो है अच्छा बना रहेगा, नॉर्मल बना रहेगा। अब पानी नहीं आ रहा है, रंध्री बंद हो रहे, तो सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सीधे रूप में उसको गर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर क्या होता है, पत्ती का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। पत्ती का तापमान क्या होता है, यहाँ पर क्या हुई, पानी की कमी, है ना, पानी की कमी हुई। इस कमी से क्या हुआ, रंध्र जो है, स्टोमेटा जो है वो बंद हुए। स्टोमेटा बंद होने से क्या हुआ, बाष्पोत्सर्जन कम हुआ, और कम होने से पत्ती का तापमान क्या हुआ, बढ़ा। और इस पत्ती के तापमान को इंफ्रारेड थर्मामीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इससे भाई इंफ्रा इंफ्रारेड थर्मामीटर से हम पत्ती का तापमान जो है ज्ञात कर लेते हैं, है ना। चलो अब इसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं, पत्तियों का तापमान मापकर। जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है, देखेंगे भाई साथ ही साथ, जब मृदा व पौधों में जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है, याद रखें, जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों के स्टोमेटा आंशिक व पूर्णतया, तो पत्तियों के रंध्र, जिसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा, पत्तियों के रंध्र आंशिक या पूर्णतया बंद हो जाते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन में कमी आती है, जिससे क्या होगा, है ना, कमी आती है, व पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, वह पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, वह पत्तियों का जो तापमान है वो क्या है, बढ़ जाता है। इस विधि में इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से साथ ही साथ नोट करें भाई, है ना, सहायता से फसल की सतह का तापमान, फसल की सतह का तापमान मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं, तापमान मापकर सिंचाई का निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई का निर्धारण करते हैं। लिखें भाई साथ ही साथ, चलिए भाई।
हो गया। फिर उसके बाद जो है फसलों की क्रांतिक अवस्था, ये लिख दें आप। सूचक ये लिख लेते हैं पहले ना। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, जो है इसमें क्या है, पत्तियों का जो तापमान है वो वायुमंडलीय तापमान से यदि ज्यादा है तो आपको सिंचाई करनी है। जब आप इंफ्रारेड थर्मामीटर से आप तापमान मापोगे ना पत्ती का, तो पत्ती का तापमान यदि वायुमंडलीय तापमान से यदि ज्यादा है ना, तो आप सिंचाई करो, बराबर है तो भी सिंचाई करो। यदि वायुमंडलीय तापमान से पत्ती का तापमान कम है, पत्ती का जो टेम्परेचर है वो कम आ रहा है, तो आपको सिंचाई अभी नहीं करनी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लिख लिया आपने। फिर उसके बाद जो है एक और इसमें जो है सूचक पौधे, अभी सीधी सी बात है, सूचक पौधे, सूचक पौधे को लगाकर। अब जैसे सूचक पौधे को लगाकर, इसका एक उदाहरण है जो अभी हाल फिलहाल में जो SK न्यू जोबनेर है का जो टीए का एग्जाम जो 2023 में हुआ था, उसमें पूछा भी गया है सूचक पौधा, इसका भाई परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए सूचक पौधा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए सूचक पौधा है सूरजमुखी। बोले गुरु जी ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट स्थायी मिलानी बिंदु, हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी मिलानी बिंदु। यानी कि वह बिंदु, यानी कि पानी का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो होता है कि वह अवस्था, पानी की कमी की वह अवस्था जिसमें पौधा जो है सूखना या मुरझाना प्रारंभ कर देता है, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। जिसमें पौधा क्या है, सूखना प्रारंभ कर देता है, ये याद रखें, वो स्थायी मिलानी बिंदु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपसे पूछा जा सकता है स्थायी मिलानी बिंदु के लिए सूचक पौधा कौन सा है? सूरजमुखी। ये एग्जाम में भी आ चुका। चलिए देखेंगे भाई साथ के साथ। फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्रांतिक अवस्थाएं। देखो, क्रांतिक अवस्थाएं जो हैं, इसके आधार पर भी जो वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से ही तय है, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था यानी कि वह अवस्था, क्रांतिक अवस्था क्या होती है? सिंचाई निर्धारण की अवस्था, कि एक पौधे की बढ़वार के समय की वह अवस्था जिसमें आपको सिंचाई करनी है। जैसे अब यहाँ पर जो है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर हम देख लेंगे, ताकि फसलों में भी हम सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं प्रमुख क्रांतिक अवस्था, और इधर जो है आपकी फसल। ठीक है भाई, फसल जो है, अब फसल में जो है सबसे पहले जो है आएगा आपका गेहूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गेहूँ की कितनी क्रांतिक अवस्था होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, गेहूँ की जो है 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। हालांकि इसको गेहूँ में भी पढ़ेंगे, फिर भी आप यहाँ पर लिख लो। सबसे पहली जो क्रांतिक अवस्था होती है, शीर्ष जड़ जमाव, शीर्ष जड़ जमाव जो है, या शीर्ष जड़ निकलना, निकलना भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं CRI, CRI अवस्था। CRIT बोले सर CRIT फुल फॉर्म क्या है, वो भी बताएंगे। CRIT फुल फॉर्म होती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन। फिर भी यहाँ तक शीर्ष जड़ जमाव अवस्था क्या होती है, CRI अवस्था जो है, ये याद रखें। और ये कब आती है? गेहूं में जो है बुवाई के 21 दिन बाद, 21 दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि CRI जो अवस्था होती है गेहूं की, वो कब आती है? 21 दिन बाद अवस्था आती है। दूसरी अवस्था रहती है जो है टिलरिंग, लेट टिलरिंग, है ना, यानी कि वह अवस्था, या टल्ले फुटान की अवस्था, जिसमें कि हम क्या कहते हैं, टल्ले
फुटान जो है जिसमें टिलर्स निकलते हैं, टल्ले निकलते हैं, वह अवस्था रहती है। फिर उसके बाद जो है लेट जॉइंटिंग, लेट जॉइंटिंग, लेट जॉइंटिंग अवस्था क्या होती है, जो है जिसमें जो है गांठें बनना प्रारंभ हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो आप कभी पौधा जो है गेहूं का पौधा यदि आपने देखा होगा, उसमें बीच बीच में नोड, इंटरनोड्स बन जाते हैं, गांठें बनना प्रारंभ हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, जॉइंटिंग स्टेज। उस अवस्था पर आपको क्या सिंचाई करनी है, तो हम कह सकते हैं गांठ अवस्था। क्लियर है। फिर उसके बाद जो है बालियां निकलना, है ना, ईयर इमरजेंस जो है ना, तो याद रखें लेट जॉइंटिंग हो गया, और आपके जो है ये हो गया, और आपकी जो है फ्लोवरिन स्टेज है ना, एक आती है फ्लोवरिन। देखो फ्लोवरिन, फ्लोवरिन कह दो या ईयर इमरजेंस, ईयर, क्योंकि इसका जो पुष्प होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पत्रम को हम क्या कहते हैं, गेहूं में पुष्पत्रम को ईयर कहते हैं, बाली कहते हैं, ईयर इमरजेंस। ईयर इमरजेंस का मतलब है कि जो है बाली का निकलना, फ्लोवरिन का निकलना। फिर उसके बाद जो है एक आती है जो है अगली स्टेज मिल्क इन स्टेज, मिल्क स्टेज यानी कि दूधिया अवस्था। तो आपने देखा होगा दाना, जब दाना बनता है तो दाना बनते समय उसमें दूध सा बनता है ना। जब कच्चा, गेहूं जब कच्चा है तब आप देखना, गेहूं की जो बाली है उसको तोड़ना, बाली में जो गेहूं का जो दाना बन रहा है उसको तोड़ना, और वह दाने को तोड़ना, फोड़ना, तो उसमें जो है मिल्किन, मिल्क जैसा जो है द्रव निकलता है वो रहती है ना। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, फिर है डफ अवस्था, डफ, डफ स्टेज। डफ स्टेज का मतलब क्या है, इसमें जो दूधिया अवस्था है, जो दूध जैसा है वो कठोर बनना प्रारंभ होता है ना। तो डफ अवस्था का मतलब क्या है, दाना पटने की अवस्था, दाना पटने की अवस्था। क्लियर है। ये 6 स्टेज होती हैं, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। देखें भाई आप ये लिखेंगे। चलो फिर हम देखते हैं, लिख लिया, साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करें आप। फिर उसके बाद जैसे और यदि बात करें, कुछ अवस्था है जैसे कि जौ, जौ मतलब बारले जो है, होडियम बारले जो है बुवाई के 30 दिन बाद, एक तो आपको करनी है बुवाई के 30 दिन बाद, बुवाई के 30 दिन बाद जो है आपको करनी है, और एक जो है दाना भरते समय, दाना भरते समय। ये मुख्य क्रांतिक अवस्था होती हैं चौथी, लिखेंगे साथ साथ। चना, सरसों और अलसी, तीन का एक साथ लिख लेते हैं। चना, सरसों, सरसों, अलसी मतलब लाइन सीड। अलसी वही है जो रेशा भी प्राप्त होता है, लाइनम यूसीटेटिसिमम, रेशा भी है, और तिलनी होती है अलसी, है ना। तो इसमें हम करते हैं, एक तो फूल आने से पहले, फूल आने से पहले, देखो ये जो डेटा है ये आपके राजस्थान बोर्ड की बुक का है। और एक जो है फलियां, भाई तीनों में क्या बनती हैं, फलियां बनती हैं। तो फलियां बनते समय, फलियां मतलब जो है पौड़, पौड़ जो है बनते समय, फलियां बनते समय, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है आ जाएगा मक्का। मक्का में जो है एक तो टेसल, टेसल एंड सिल्क निकलते समय, है ना। जो सिल्किन स्टेज रहती है, टेसलिन जो है ये बनते समय जो है, टेसल मतलब क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नर, नर पुष्प जो होता है वो टेसल होता है, और मादा, मादा वाला जो भाग होता है, मादा भाग, वो क्या होता है, सिल्क होता है। जब आपने मक्का जो है देखा होगा, मक्के का भुट्टा देखा होगा, उसमें जो है जो धागे जैसे मिलते हैं वो सिल्किन स्टेज है। और प्रारंभ में जो है टेसल स्टेज आती है, इससे पहले आती है वो ऊपर का जो पार्ट रहता है वो टेसल रहता है, नर पुष्प। ठीक है भाई, चलिए पहले ही आ जाती है। फिर उसके बाद जो है बात करें जो है मूंगफली, कि भाई मूंगफली में जो है ग्राउंडनट। मूंगफली आपको पता है जमीन के अंदर लगती हैं, राइनोफोर अवस्था जाती है, जमीन के अंदर मूंगफली लगती हैं। और मूंगफलियों का जो बनना है वो पैटर्न होता है, तो याद रखना है सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक, यानी कि पैटर्न अवस्था,
पैडिन अवस्था पर, पैडिन अवस्था का मतलब क्या है, मूंगफली दाना बनते समय, उसके बाद तो करते रहना चाहिए। उसके बाद जो है सुइयां बनने से मूंगफली बनना शुरू होने तक जो है या पैडिन स्टेज पर जो है आप कर सकते हो, है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पैडिन स्टेज जो है कब आती है, तो ये आती है 55 दिन बाद, बुवाई के 55 दिन बाद आती है। पैडिन किस में होती है, पैडिन जो है मूंगफली में होती है। पैडिन का मतलब होता है जो जमीन के अंदर जो है भाई, जमीन के ऊपर जो है परागण की क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो डाइनोफोर निकलती है वो नीचे जमीन में जाती है और ज़मीन में आपकी मूंगफली बनती है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है इसी प्रकार से यदि बात करें गन्ना, अब गन्ना में भी कई स्टेज रहती हैं, है ना। गन्ना की जैसे कल्ले निकलते समय, टिलरिन स्टेज जो रहती है, कल्ले निकलते समय, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बड़वार, बड़वार के इस समय, फॉर्मेटिन स्टेज बड़वार के इस समय, इसमें भी 4 अवस्था होती हैं। जब हम गन्ना पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे इसको और अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद जो है तम्बाकू। अब तम्बाकू में जो है कब की जाती है भाई, जब चुटाई की जाती है ना। जो है पिंचिन, पिंचिन बोल दो या निपिन बोल दो, है ना, या चुटाई बोल दो, है ना, करते समय। अब किसकी पिंचिंग की जाती है भाई, सीधी सी बात है पत्तियों की भाई। तम्बाकू में जो है यूजफुल पार्ट क्या होता है, पत्तियां, पत्तियां तोड़ते समय या हम जो है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आप लिखो। इसी प्रकार से और देखें, देख लिया आपने। जैसे कि आपके आलू है, आलू में अंकुरण के समय, कंद बनने का प्रारंभिक समय, आलू, आलू में यदि बात करें जैसे कंद, कंद मतलब जो है ट्यूबर, ट्यूबर बनते समय क्या है, ट्यूबर बनते समय, इस समय पर जो है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अंकुरण के समय, अंकुरण जर्मिनेशन के समय, जब जर्मिनेशन हो रहा है ना उस समय भी आप आलू की जो है पानी वानी दे दो भाई। अब कपास है, अब जैसे कपास में हम पढ़ेंगे, कपास में जिसमें कपास लगती है भाई, जिसमें रुई लगती है उसको हम डोडे कहते हैं। तो याद रखना है, देखो, डोडे वाली साठा, डोडे वाली साठा, डोडा मतलब जिसमें वो कपास लगेगा, है ना। डोडे वाली साठा बनते समय, यदि डोडे वाली साठा बनते समय, उस टाइम पर जो है आपको सिंचाई करनी है। फूल आते समय, फूल आते समय, और डोडे वाली साठा आएगी तो फूल भी आएंगे, फूल आते समय। और फिर उसके बाद जो है डोडे बनते समय, डोडे बनते समय, जो डोडे है जिसमें जो है रुई आपकी कपास आएगी, कॉटन है, उसको बनते समय जो है आपको करना है ना। चलो भाई, ये कुछ है, धान में भी है, सब में जो है। बाकी का हम जो है और विस्तार से देख लेंगे। इस चीज़ को लिखें भाई, जलमान को जो है। अब उसके अलावा जो है देखते हैं मृदा नमी के आधार पर, कि भाई सिंचाई का जो निर्धारण है वो मृदा नमी के आधार पर जो है हम देखेंगे। दूसरा क्या था हमारा, मृदा नमी के आधार पर। भाई मृदा में जो है नमी कितनी है, इसके आधार पर। अब मृदा में जो है नमी का जो निर्धारण है उसकी बहुत सारी जो है विधियां हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनको हम बाद में देखेंगे, हाँ, क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट नहीं है। करीब हम बाद में देखेंगे ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना, हाँ। जैसे मृदा नमी है, इसमें टेंसियोमीटर, जो टेंसियोमीटर होता है ना, उससे हम मृदा की जो नमी है उसको मेजर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मृदा की नमी का जो निर्धारण है वो किससे किया जाता है, टेंसोमीटर से किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है समझने की हैं कि भाई मृदा में नमी के आधार पर जो है किस प्रकार से करेंगे। मृदा में जो है दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक तो जो है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं क्षेत्र क्षमता। जो नमी है, मृदा में जो है नमी की बात हो रही है, या तो वो फील्ड कैपेसिटी पे होगी,
और यह आपके जो है एक अवस्था रहती है स्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी मिलानी बिंदु यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो, और इन दोनों के बीच में रहता है उपलब्ध जल। जो पौधे के लिए जो उपलब्ध जल है वो इन दोनों के बीच में रहता है, उपलब्ध जल यानी कि अवेलेबल अवेलेबल। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? मृदा की वह अवस्था, सुनना ध्यान से, मृदा की वह अवस्था जिसमें पौधे के लिए पौधे की जो आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता में जो है आपके जो है वाष्पोत्सर्जन आ जाएगा, आपके वाष्पीकरण भी आ जाएगा जो मृदा से हो रहा है। इसके अलावा जो है पौधे के द्वारा जो है खुद के द्वारा यूज किया हुआ वाटर आ जाएगा। तो जितनी भी आवश्यकता है वो आपकी जो मृदा है, मृदा प्रोवाइड कर रही है। जैसे पौधे को आवश्यकता है 100 mm वाटर की, हम एक अनुमान लगाते हैं कि मृदा को आवश्यकता है 100 mm वाटर की। तो 100 mm वाटर यदि जो मृदा है, मृदा जो है 100 mm वाटर प्रोवाइड करा रही है, मतलब जितनी आवश्यकता पौधे की है उतनी आवश्यकता मृदा जो है पौधे को उपलब्ध करा रही है। ध्यान से सुनना, पौधे को पानी की जितनी आवश्यकता है, यदि मृदा उतनी पानी की आवश्यकता को पूरा करा रही है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पानी है, जो नमी है, वो किस अवस्था पर है? क्षेत्र क्षमता अवस्था पर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्र क्षमता अवस्था, ये क्षेत्र क्षमता जो अवस्था है वो मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, ये हम कह सकते हैं मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा पौधे के लिए अपर लिमिट है। ये पौधे के लिए क्या है लाड़ लो? फील्ड कैपेसिटी क्या है? पौधे के लिए अपर लिमिट है ना? मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा है। ऊपरी सीमा का तात्पर्य है कि जितना पौधे को पानी चाहिए उतना आपके पास आपकी मृदा में है। इस स्थिति पर आप सिंचाई मत करो। जितना भाई पौधे को पानी चाहिए उतना मृदा में है तो सिंचाई करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अब क्या होगा? धीरे धीरे भाई आपको पता है जब आपने सिंचाई दी, आपने इरिगेशन दिया, अब धीरे धीरे क्या हो रहा? ट्रांसपायरेशन भी हो रहा। ट्रांसपायरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। इसके अलावा जो है पौधा भी खुद यूज करेगा। इसके अलावा जो फील्ड है वहां से भी क्या हो रहा भाई? वहां से वाष्पीकरण हो रहा। वाष्पीकरण, मृदा से वाष्पीकरण हो रहा, तो क्या आएगी? पानी की कमी आएगी। पानी की क्या आएगी? कमी आएगी। सीधी सी बात है, पानी की क्या आएगी? कमी होगी। और पानी की कमी होगी तो पानी की कमी एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पानी की कमी है, जो मृदा है, मृदा में जो है पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी जो हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी कि जो मृदा में जो नमी है, मृदा में जो नमी है वो किस अवस्था पर आ जाएगी? किस बिंदु पर आ जाएगी? स्थायी मिलानी बिंदु पर आ जाएगी। याद रखना है किस पर आ जाएगी? स्थायी मिलानी बिंदु पर, अवस्था पर आ जाएगी, है ना? यानी कि जो नमी, जो मृदा में जो नमी है वो किस अवस्था पर आ जाएगी? स्थायी मिलानी बिंदु। यानी कि जब आपके मृदा में जो है पानी की जो अवस्था है, नमी की जो अवस्था है, वो स्थायी मिलानी बिंदु पर आ चुकी है। और इस पॉइंट पर आपको क्या है? यदि स्थायी मिलानी बिंदु पर आ चुकी है तो सिंचाई कर दें। ये याद रखें, फील्ड कैपेसिटी पर आपको सिंचाई नहीं करनी है क्योंकि जितना पौधे को आवश्यकता है उतनी ज़रूरतें वो पूरी हो रही हैं। लेकिन आपको भी पता है समय के साथ क्या हो रहा? ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, मृदा से वाष्पीकरण की क्रिया होगी, तो पानी की कमी आएगी। पानी की कमी जो है, यदि स्थायी मिलानी बिंदु तक पानी की कमी पहुंच जाती है, स्थायी मिलानी बिंदु मतलब वह बिंदु जिस पर पौधे मुरझाना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या है? वह बिंदु जिस पर पौधे मुरझाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि वह अवस्था जिस पर पौधे क्या हैं? मुरझाना अवस्था, मतलब स्वयं पौधे मुरझाना प्रारंभ कर देते हैं।
यानी कि वह अवस्था जिस पर पौधे को जितनी जरूरत है वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। स्थायी मिलानी बिंदु पर क्या हो रहा है भाई, जितना पौधे को जल चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यही तो स्थायी मिलानी बिंदु है। और जब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, है ना। तो स्थायी मिलानी बिंदु क्या हो गया, वह बिंदु जिस पर पौधे, वह नमी की व्यवस्था, मृदा में नमी की व्यवस्था जिस पर पौधे मुरझाना प्रारंभ कर दें, वो स्थायी मिलानी बिंदु होता है। या हम ये कह सकते हैं स्थायी मिलानी बिंदु ये क्या है, निचली सीमा है। उपलब्ध जल की क्या है, उपलब्ध जल की निचली सीमा, यानी कि इस सीमा तक, जो लोअर लिमिट है, इस सीमा तक आपको पौधे को जल उपलब्ध रहेगा। इस सीमा से वह नीचे चला गया तो पौधे को जितना जल चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये पौधा मुरझा जाएगा, सूखा हो जाएगा, या एक तरह से हम कह सकते हैं सूखा धारण कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो फील्ड कैपेसिटी है और जो स्थायी मिलानी बिंदु है, इन दोनों के बीच जो है जो वाटर है वो उपलब्ध जल के रूप में रहता है। यानी कि इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस बिंदु तक यदि मृदा में नमी की अवस्था आ रही है तब तक पानी जो है पौधे के लिए उपलब्ध रहता है। और इस बिंदु की अवस्था से नीचे गया तो भैया आपकी मृदा में पानी इतना नहीं है कि जो पौधे की, इसीलिए हम कहते हैं कि उपलब्ध जल किसके बीच होता है, उपलब्ध जल जो है फील्ड कैपेसिटी और स्थायी मिलानी बिंदु के मध्य होता है। फील्ड कैपेसिटी क्या है, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा का मतलब जितना पौधे के लिए जल चाहिए उतना। और स्थायी मिलानी बिंदु क्या है, मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा, निचली सीमा का मतलब है कि भैया पौधे को जितना जल चाहिए उसकी पूर्ति मृदा नहीं कर पा रही है, वह एक ऐसे बिंदु पर आ चुकी है कि वो पूरा नहीं कर पा रही है। उस बिंदु को हमने क्या कहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और इस फील्ड कैपेसिटी पर जो है तनाव, जो तनाव रहता है, टेंशन जो रहती है वो 1/3 एटीएम रहती है। और यहाँ पर जो तनाव रहता है, पानी का जो तनाव रहता है वो 15 एटीएम रहता है। आप देखो कितने एटीएम तक पहुंच गया तनाव, 15 एटीएम तक, 15 एटीएम तक जो है तनाव पहुंच चुका है पानी का। तनाव कम होगा तो उपलब्ध रहेगा, ये याद रखें। चलिए, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा भाषा शैली के रूप में लिख लेते हैं। लाडलो, आप लिखें भाई। चलिए, क्या लिखेंगे भाषा शैली के रूप में, मृदा में उपलब्ध जल की, मृदा में उपलब्ध जल, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, यानी कि अपर लिमिट, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा या अपर लिमिट, क्षेत्र क्षमता, क्षेत्र क्षमता, या हम कह सकते हैं फील्ड कैपेसिटी, तथा निचली सीमा, निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, स्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी मिलानी बिंदु, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा क्या है, तो फील्ड कैपेसिटी है। और यदि आ जाए मृदा में उपलब्ध जल की निचली सीमा क्या है, तो स्थायी मिलानी बिंदु है। अब आगे लिखेंगे इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य मृदा जल की मात्रा ही, इन दोनों के मध्य मृदा जल, मृदा जल की मात्रा ही पौधों को उपलब्ध, पौधों को उपलब्ध हो पाती है। याद रखें भाई, मृदा जल की मात्रा ही पौधों,
यानी कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों जो पॉइंट हैं, ऊपरी सीमा और निचली सीमा, इन दोनों के मध्य जो सीमा है, जो बिंदु है, इन यही मृदा जल की मात्रा है जो पौधों के लिए उपलब्ध होती है। इसे 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 किसे, इस मृदा जल की मात्रा को, इस मृदा जल की मात्रा को, इसे उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताओ भाई मृदा में जो उपलब्ध जल है वो किस किस के मध्य रहता है, तो याद रखने फील्ड कैपेसिटी और स्थायी मिलानी बिंदु के मध्य रहता है। फिर आगे हम लिखेंगे वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के कारण, आगे इसी में भाई वाष्प क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण किससे होगा, मृदा सतह से। वाष्पीकरण मतलब एवापोरेशन, जो कहाँ से होता है, नॉन लिविंग से होता है। वाष्पीकरण किससे होता है, निर्जीव वस्तुओं से होता है, जैसे जमीन से होगा, आपका कपड़े आप सुखा रहे हो इससे होगा। तो वाष्पीकरण सीधी सी बात है। तो वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन किससे होगा, वाष्पोत्सर्जन ये पत्तियों से होगा। किससे होता है भाई, पत्तियों से, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे के कारण धीरे धीरे मृदा नमी का ह्रास होता है। मृदा नमी का ह्रास होता है। क्या होता है, मृदा नमी का ह्रास होता है। और और भाई सीधी ये कब हो रहा है, जब फील्ड कैपेसिटी, आपने सिंचाई दी, अब आपने पानी दे दिया। अब पानी देने के बाद क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं है आप रोज पानी दोगे। अब सोचो आज आपने पानी दे दिया, अब पानी आपने जितना जरूरी है उतना दे दिया, फिर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा। वाष्प भाई सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा सर। बाष्पोत्सर्जन हो रहा कि नहीं हो रहा भाई, पौधे की पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की क्रिया हो रही कि नहीं हो रही, होगी। अब दोनों जब क्रियाएं होंगी तो पानी, मृदा जो है, मृदा जो नमी है उसका ह्रास होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना, ह्रास होता है। और स्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है, और स्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। भाई सीधी सी बात है, भाई जब आपने सिंचाई की, इसका मतलब पानी किस रूप किस क्षमता पर है, क्षेत्र क्षमता पर है। फिर क्या हो रहा है, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है जिससे मृदा नमी का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था आने लग रही है, स्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था आने लगती है, जिससे जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधे की वृद्धि पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था से इस अवस्था से पूर्व ही, कौन सी अवस्था, जो स्थायी मिलानी बिंदु की अवस्था है, इसकी बात हो रही है कि भाई ये अवस्था आने लगती है, जिससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फिर आगे है, इस अवस्था से पूर्व ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। तो आगे लिखेंगे, इस अवस्था से पूर्व ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। याद रखने भाई, आप चेक कर लो, परमानेंट विल्टिन पॉइंट तो नहीं आया। परमानेंट विल्टिन पॉइंट जो स्थायी मिलानी बिंदु है, इससे पहले सिंचाई करना आवश्यक है। अगर इससे पहले आपने सिंचाई नहीं की तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, पौधों की पैदावार रुक जाएगी। ये आप लिखें, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वीडियो पॉज करके आप लिखें। फिर उसके बाद जो है ये लिखें, इस अवस्था से पूर्व ही फसल में सिंचाई करना आवश्यक होता है।
तो सिंचाई कब करें, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि भाई सिंचाई कितनी करें, सिंचाई कितनी करें। अब ऐसा थोड़ी है, अब आपको पता चल जाए भाई सिंचाई करनी है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि भाई बस भर दो, जितना पानी हो उतना भर दो। तो ये भी तो जरूरी है ना कि सिंचाई कितनी करें, है ना। इसका आंसर रहेगा जलमान के अनुसार, जितनी जलमान है फसल की, फसल की जलमान यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने को करना है। ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जलमान क्या है, फसल की जो जलमान है वो क्या होती है, और इस फसल की कितनी जलमान है ये भी हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है सिंचाई के जो प्रमुख साधन देखेंगे कि कौन से साधन से आप सिंचाई कर सकते हैं, और है ना, और सिंचाई के साधन, साधन का मतलब है कि सिंचाई जो स्रोत होता है वहां से आपके खेत तक पानी ले जाने के लिए आप क्या साधन उपयोग कर सकते हो, वो आपके सिंचाई साधन होता है। सिंचाई का स्रोत क्या होता है, जहां से आपका पानी आ रहा है वो स्रोत होता है। इन सब में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।